हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की स्टडी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं उसको आपको नोट करते हुए चलना है। जब भी आप पढ़ने चलें तो आपके आगे कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको टॉपर बनना है तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम हमें वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक हमें किस्मत भी नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको लिखते हुए चलें, उसको नोट करते हुए चलें। ठीक है, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और अगर वो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सबको नोट कीजिए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपको जल्दी ढूंढने से नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम में ही मिलेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट है, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो हमारा है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, आवेश की प्रकृति होती है, यानी कि जो हमारा चार्ज होता है आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। तो आवेश की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, ए है योगात्मक, बी है व्यवकलात्मक, सी है विवरण और डी है क्रम विनिमय। तो देखिए आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है, एडिक्टिव नेचर। ठीक है, आवेश जो होता है वो योगात्मक प्रकृति का होता है। हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर योगात्मक प्रकृति क्या है। तो देखिए मान लीजिए कोई निकाय है, इसको हम मान लेते हैं एक निकाय है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, जैसे आपका हो गया मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, +2q आवेश है। ठीक है, ऐसे कई आवेश है। तो देखिए यहां पर जो इसका परिणामी आवेश होगा, जो कुल आवेश होगा, ठीक है, कुल आवेश या आप कह सकते हैं परिणामी आवेश, वो किसके बराबर होगा, इसका जो बीजगणितीय योग होगा, ये जो कुल आवेश होगा वो इन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जो कुल आवेश होगा वो होगा, जैसे हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, इन तीनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर हम लिख सकते हैं -q और +q और +2q। ठीक है, तो जो कुल आवेश होगा वो इन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही होता है योगात्मक प्रकृति। ठीक है, किसी निकाय पर उपस्थित जो आवेश होता है उसका कुल आवेश जो होता है वो उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब, इसका मतलब चिन्ह के साथ आपको लेना है। जैसे देखिए इसमें -q आवेश था, +q आवेश था, +2q आवेश था, लेकिन आपको इन सभी के योग के बराबर होगा। तो देखिए हमने चिन्ह के साथ इसको जोड़ा है, इसी का मतलब होगा बीजगणितीय योग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी निकाय में उपस्थित जो कुल आवेश होता है, ठीक है, वो परिणामी जो आवेश होता है वो उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही है आवेश की योगात्मक प्रकृति, या इसी को हम इंग्लिश में एडिक्टिव नेचर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, नोट कीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए कोई भी चीज अगर आप समझिए तो उसको आपको ध्यान से समझना है, तभी आपके समझ में आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, यानी कि आपका जो फार्मूला होता है Q और n के पदों में वो कौन सा सही होगा। ए है n = QE, बी है E = QN, सी है n = Q/E और डी है n = E/Q। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, n = Q/E। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, Q = क्या होता है, Ne, Q = Ne। अब देखिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n = क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा Q आपका ऐसे ही रहेगा, और जो E इधर गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला होगा, तो यही मैंने सही टिक किया है, n = Q/E, जहां पर n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q है आवेश और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूं, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यहां पर मैं कर देता हूं। देखिए जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान, यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु को हम घर्षण के द्वारा आवेशित करते हैं, जैसे ये आपका पेन है, एक और मैं ले आऊं और या ले आऊं क्या, कोई रुई ले आऊं या ऊन ले आऊं, ठीक है, उसको मैं आवेशित करूं तो बताइए क्या होगा। तो जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ए है सदैव बढ़ जाता है, बी है सदैव घट जाता है, सी है थोड़ा बढ़ या घट जाता है, डी है एक जैसा बना रहता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब आप दो वस्तुओं को घर्षण के द्वारा आवेशित करेंगे तो देखिए उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो भार है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, एक का बढ़ सकता है दूसरे का घट सकता है, क्योंकि जब आवेशों का स्थानांतरण होगा, आपको पता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में आ गया, तो पता है आपको। अब देखिए जब दो वस्तुओं को हम घर्षण के द्वारा आवेशित करेंगे तो इसमें से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जा सकता है, उससे इसमें आ सकता है, तो वो घट भी सकता है द्रव्यमान और बढ़ भी सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन जल्दी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, सिर्फ पेपर में ही मिल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये क्या है, इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी कुचालक या इसे हम विद्युत रोधी भी बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, यानी कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक के है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है -3, बी है 0, सी है 0.7, डी है 6। ठीक है, तो किसी विद्युत रोधी का जो परावैद्युतांक हो सकता है वो 6 तक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि किसी किसी का कम होता है, किसी किसी का ज्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो किसी कुचालक या विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो 6 तक हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर इसको प्रति कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो बताइए आप लोग, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं आपको नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई इक्वल टू हमारा होता है एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आया। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा अल्पधन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, देखिए एफ है बल का मात्रक होगा न्यूटन, आप फॉर्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं, और प्रति क्यू है आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए यहां पर थोड़ी सी गलती थी, न्यूटन प्रति कूलाम रहना चाहिए था, बट यहां पर कुछ दूसरा लिखा था, तो ये आपका सही आंसर होगा। बाकी जूल प्रति कूलाम ये नहीं होगा, ये विभव का मात्रक होगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम। वोल्ट मीटर ये भी नहीं होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, और न्यूटन प्रति मीटर ये भी नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। सिंपल सा है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ए है वोल्ट, बी है जूल, सी है कूलाम प्रति मीटर, डी है कूलाम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम मीटर। अब क्यों होगा, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L। ठीक है, अब देखिए क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। ठीक है, और L क्या है, L है दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, कूलाम मीटर, वही मैंने यहां पर आंसर लिखा है। तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको फिजिक्स में फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल्स को भी लगा सकते हैं, यूनिट को भी निकाल सकते हैं, और बीमा यानी कि डायमेंशन को भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए, तब हम चौथा क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इसमें से कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ठीक है, डायपोल मोमेंट उसका 0 है। ए है H2O, बी है HCl, सी है O2, डी है NH3। H2O क्या है, जल। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। O2 क्या है, ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं। ठीक है, और D है NH3, अमोनिया। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो वो होगा O2। ऑक्सीजन जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, डायपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, यानी कि आपको बल आघूर्ण बताना है। बल युग्म आघूर्ण मैंने आपको बताया था, ए है आपका P इंटू ई, बी है 0, सी है P क्रॉस ई और डी है P अपान ई। P क्या है, P है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो बल युग्म आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। लेकिन यहां पर PE कैसे रहेगा, देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टाउ इंटू, जब इससे हम इस sin थीटा हटा देंगे तो ये बचेगा आपका P इंटू ई, P क्रॉस ई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, P क्रॉस ई। ठीक है, ये होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, P क्रॉस ई, टाउ इक्वल टू। ठीक है, टाउ है आपका बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाई। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, सिंपल सा है, ए है वोल्ट प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति कूलम, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यहां पर प्रति कर दीजिएगा, डी है वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा डाउट है डी वाले में, तो आप लोग चेक करके बताइएगा इसका आंसर कि कौन सा सही होगा। तो मुझे तो लग रहा है सी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको सर्च करना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही है। सी और डी में डाउट है, हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर इसमें से बताइएगा कौन सा राइट होगा। मेरे हिसाब से सी है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वोल्ट मीटर है, तो आप लोग चेक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है इसको समझिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, मान लीजिए कोई धातु है, इसका गोला है। ठीक है, अब क्या कहा गया, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र। ये जो आवेशित है, मान लीजिए इस पर बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, ये आवेशित आपका है पृष्ठ। अब मान लीजिए हम इसके पृष्ठ से, ठीक है ये पृष्ठ है, इसके पृष्ठ से हम गोले के केंद्र की ओर जाएंगे अगर, तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है सर्वत्र शून्य रहता है, डी है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर। ठीक है, तो अगर हम धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाएंगे, गोले के सेंटर की ओर जाएंगे, तो जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो सर्वत्र शून्य रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होता है, वो हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंपल सा है, सब कुछ आपको समझना है। विद्युत विभव का मात्रक है, अब ये तो सभी को पता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको इसका आंसर ना पता हो, क्योंकि चैप्टर तो आपने सेकंड वाला पढ़ ही रखा है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ए है जूल प्रति कूलम, बी है जूल गुणे कूलम, सी है कूलम प्रति जूल, डी है न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट विद्युत विभव को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, बी इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू। अब देखिए W क्या है, ये आपका है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, प्रति आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो सही आंसर बताइए, अब तो आप बता ही सकते हैं देखकर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, जूल प्रति कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, और इससे हम वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, तो जूल प्रति कूलम है, तो इसी पर हम टिक कर देंगे। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, यानी कि 3 है लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा है बताइए आप लोग। ए है वोल्ट, बी है जूल प्रति कूलम, सी है न्यूटन प्रति कूलम, डी है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो बताइए कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग सोचिए कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अब देखिए सी वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सी वाला मात्रक है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E = F/Q0। अब देखिए न्यूटन प्रति कूलम, ये किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बस इतना सा दिमाग लगाना है। पहले आप जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सोचिए कि हाँ ये इसमें से कौन सा मात्रक किसी दूसरे का है। तो देखिए ये मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो क्लियर है, यही नहीं है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझिए। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है। कितनी बार मैंने आपको बताया, सभी को पता होगा शायद। ए है 9.1 × 10⁻19 जूल, बी है 1.6 × 10⁻19 जूल, सी है 1.6 × 10⁻31 जूल और डी है 9.1 × 10⁻31 जूल। तो बताइए सिंपल सा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। तो आंख मूंद कर आप लोग ये वाला टिक लगा दीजिए। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है 1 eV। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, समविभव पृष्ठ में से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी कि जो समविभव पृष्ठ होता है। अब स्टूडेंट समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ क्या है, तो मैंने आपको बताया था किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वो पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, उसको समविभव पृष्ठ कहेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ में से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है वो किस प्रकार का होगा, पृष्ठ के लंबवत होता है या पृष्ठ के समांतर होता है या शून्य होता है या फिर पृष्ठ से 45 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ के लंबवत होता है या लंब होता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं हम अपना 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाते हैं, ठीक है, तो जो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा। ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है उतनी ही रहती है, डी है शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, वो इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारिता का मात्रक है। बताइए इनमें से कौन सा मात्रक धारिता का है। सभी को पता है, देखिए ध्यान दीजिए, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक, एम्पेयर किसका मात्रक है, धारा का, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। तो कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक होगा, धारिता का। और मैंने धारिता का आपको डेफिनेशन भी बताया, फॉर्मूला भी बताया। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, C = होता है Q/B। Q है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, सभी लोग बताइए जल्दी से, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट। अब एक काम आपको करना है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए धारिता का एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है। एक तो हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, एक और होता है, वो आपको बताना है, शायद सभी को पता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन जो हमारा है 17 नंबर, इसको समझना है थोड़ा सा। देखिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी विद्युत धारिता कितनी होगी। यानी कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर एक काम कीजिए, ये आपका 9 मीटर है। ठीक है, क्या है, ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये थोड़ी गलत प्रिंट हो गया है। तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता होगी। अगर सेंटीमीटर भी होगा तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 100 से। ठीक है,
तो 9 मीटर को हम 9 सेंटीमीटर को 9 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर लिख देंगे। सिंपल सा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9 मीटर लिखकर हम लगा देते हैं। फार्मूला समझिए, वैल्यू मत देखिए, फार्मूला पता है तो आप वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। 10 के पावर 9 फैरड, बी है 9 गुणे 10 के पावर 9 फैरड, सी है 9 गुणे 10 के पावर माइनस 9 फैरड, डी है 10 के पावर माइनस 9 फैरड। तो देखिए मैं लगवा देता हूं, ये फार्मूला इसका एक होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने आपको बताया था विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। अब यहां से हमें धारिता निकालनी है तो C। अब बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे। अब हमें पता है, थोड़ा सा ऊपर मैं बता देता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 गुणे 10 के पावर 9। समझ में आ गया। देखिए सिंपल सा है, समझिए इसको। ये वाला इधर ले आएंगे, ये वाला इसके नीचे ले आएंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, और अगर आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाले तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 रखना होगा, ठीक है। इनटू त्रिज्या कितनी है, देखिए 9 मीटर, तो 9 रख देंगे। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये 10 की पावर 9 है, प्लस में ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस 9 फैरड बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर सेंटीमीटर भी होता तो हम क्या करते बताइए। यहां पर अगर 9 सेंटीमीटर होता तो 9/100 कर देते और 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 हो जाता। लेकिन हमें अपने ऑप्शन के अनुसार तो लिखना है। अब यहां पर प्रिंट में गड़बड़ी हो गया, तो मीटर था, अब अभी मैं सेंटीमीटर पे लगा देता तो आंसर ही मैच नहीं करता। अब देखिए यहां पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। 10 के पावर माइनस 9 फैरड आ गया, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर भी अगर लिखा है तो फॉर्मूला यही लगाना है, सिर्फ आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट कीजिए, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है उसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। जैसे संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मान लीजिए दोनों प्लेटों को हम एक तार से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो देखिए विभव अनंत हो जाएगा, आवेश अनंत हो जाएगा। सी है संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। डी है आवेश पूर्ण मान का 2 गुना हो जाएगा। तो अगर एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक ही तार से जोड़ देंगे तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, कोई आवेश उस पर नहीं रहेगा, यानी कि वो निरावेशित हो जाएगा। सिंपल सा है। तो एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक ही तार से जोड़ देने पर वो संधारित्र जो है निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। 19 नंबर देखिए, कम से कम 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र 5 माइक्रोकूलाम धारिता देंगे। यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है कि 2 माइक्रोफैरड के हम कितने संधारित्र लें ताकि हमें 5 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सा है, 2 माइक्रोफैरड के ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 7, तो 4। तो कम से कम 2 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र लेने पर 5 माइक्रोफैरड धारिता हमें प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, तो 2 संधारित्र को, 2 माइक्रोकूलाम के 2 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और 2 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, बस आ गया। जैसे देखिए करके हम देख लेते हैं। जैसे श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब देखिए 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2, ठीक है। ये कट जाएगा 1, तो यहां पर C इक्वल टू हमारा आ गया 1, ठीक है। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम में, हमने 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब 2 और संधारित्र लेंगे तभी तो 4 होगा। अब 2 संधारित्र लेंगे हम, उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। समांतर क्रम में C इक्वल टू 2 प्लस 2 यहां पर लिखेंगे, ठीक है। ये C1 है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 4। तो देखिए 4 माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड, ठीक है, माइक्रोफैरड, और ये भी माइक्रोफैरड। अब देखिए 4 को जोड़ेंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 माइक्रोफैरड हमें मिल गया। तो कम से कम 2 संधारित्र माइक्रोफैरड संधारित्र धारिता के किसी संधारित्र को अगर आपको 5 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त करनी है तो पहले 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में, फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। हमारा जो है
5 माइक्रोफैरड धारिता आ जाएगी। तो 2 और 2 कितने हुए, 4 संधारित्र, तो 4 हमने सही आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा हो वैसा ही आपको आंसर भी लिखना है। कम से कम 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले 4 संधारित्र को संधारित्र 5 माइक्रोफैरड धारिता देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी, तब हम लास्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। हो गया नोट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको समझिए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 20 वाला क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरड, देखिए 3 लिखा है, ऊ लिख दिया गया है। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। तो सिंपल सा है, 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारी धारिता कितनी आएगी, अभी निकालते हैं। ए है 1 माइक्रोफैरड, बी है 2 माइक्रोफैरड, सी है 6 माइक्रोफैरड, डी है 8 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले हमें 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र दिए गए, तो एक को मान लेते हैं C1, ये 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, एक को मान लेते हैं C2, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, क्योंकि 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं। एक को मान लेते हैं C3, ये भी 3 माइक्रोफैरड हैं। अब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये श्रेणी क्रम में होगा। समांतर क्रम में हो तो C = C1 + C2 + C3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/C = हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये भी सबका वैल्यू 3 है, तो 1/3 + 1/3 हमारा इधर आ गया। 1/C = 3/3, देखिए हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1 + 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/3 ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/C = 1 आ गया, तो C = भी आएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये अब आंसर क्या आ गया, सही ऑप्शन क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कुछ भी नहीं करना था, तीनों संधारित्र को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना था, हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर भी 1 आ गया। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहां पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। हमने इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन बताए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया। ठीक है, अब ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कह लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको प्रिपेयर करके ही रहना है। मैंने आपको कहा जितने भी क्वेश्चन, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।